लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग मेंडल साहब का एक नेक्स्ट एक्सेप्शन को देखेंगे और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंडल साहब के एक्सेप्शन को आप पोस्ट मेंडेलियन डेविएशन भी कह सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लियोट्रॉपी। सबसे पहली बात है कि मैं आपको बता दूं कि यह प्लियोट्रॉपी होता क्या है। तो प्लियोट्रॉपी दो वर्ड से बना है, जिसमें एक वर्ड है प्लियो जिसका मतलब होता है मोर और दूसरा वर्ड है ट्रोपस जिसका मतलब होता है टर्न। यानी कि प्लियोट्रॉपी अगर दोनों को एक साथ मिलाइएगा तो इसका मतलब हुआ मोर टर्न। ये तो बात हुई वर्ड का। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता क्या है? तो प्लियोट्रॉपी एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को प्रभावित करता है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या? मेंडल साहब ने कहा था कि हमारे बॉडी के प्रत्येक एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसी कंडीशन को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं और उस जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। सपोज यह एक जीन ए है और यह जो जीन ए है वो हेयर कलर, आई कलर और स्किन कलर। सपोज यह कोई जीन ए है जो कि हेयर कलर, आई कलर और स्किन कलर तीनों को इन्फ्लुएंस करता है, तो इस जीन को हम क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन। और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपिक। अब आप सोचोगे कि यहाँ एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो क्या हर कैरेक्टर पर उसका सेम इन्फ्लुएंस होता है? तो ऐसा नहीं है। इस जीन का, यह जो प्लियोट्रॉपिक जीन है, इसका किसी एक कैरेक्टर पर ज्यादा प्रभाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस ज्यादा प्रभाव को मोर इफेक्ट। जबकि दूसरे ट्रेट पर उसका कम प्रभाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी इफेक्ट। तो दो इफेक्ट है, मेजर इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट। जिस पर ज्यादा प्रभाव है वो मेजर इफेक्ट, जिस पर कम प्रभाव है वो सेकेंडरी इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं और वो है गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट में एक ही जीन सीड के से और स्टार्च सिंथेसिस दोनों को कंट्रोल करता है। गार्डन पी प्लांट में एक ही जीन सीड के शेप और स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। अब आइए देखिए कैसे। यहाँ कैपिटल बी है। क्या है? कैपिटल बी। यह जो कैपिटल बी है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ एसपीई यानी कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। यह जो कैपिटल बी है वो प्रोडक्शन करता है किसका? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का। और इस स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का काम है शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करना। चूंकि यह कैपिटल बी है, डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। तो यह स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करेगा। क्या करेगा? ज्यादा मात्रा में। यानी कि आप क्या समझे कि यहाँ पर दो चीज है। अगर कैपिटल बी है तो स्टार्च का सिंथेसिस ज्यादा मात्रा में होगा और अगर रिसेसिव फॉर्म स्मॉल बी है तो स्टार्च का सिंथेसिस कम मात्रा में होगा। तो यहाँ कैपिटल बी स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करेगा और इस स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का काम क्या है? शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट
करना, तो ज्यादा मात्रा में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का प्रोडक्शन होगा, तो ज्यादा मात्रा में शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होंगे, तो एक सीड के अंदर ज्यादा मात्रा में स्टार्च होगा, जिसकी वजह से सीड का शेप क्या होगा, राउंड होगा। सीड का शेप क्या होगा, राउंड होगा। जबकि वहीं पर स्मॉल पी के कारण स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का प्रोडक्शन लेस अमाउंट में होगा। क्या होगा, लेस अमाउंट में। लेस अमाउंट में होने की वजह से स्टार्च का प्रोडक्शन कम मात्रा में होगा। स्टार्च का प्रोडक्शन जब कम मात्रा में होगा तो सीड के अंदर कम स्टार्च प्रेजेंट होंगे, इसकी वजह से सीड का शेप क्या होगा, व्रिंकल्ड होगा। क्या होगा, व्रिंकल्ड होगा। अब आप जरा यहां गौर से देखिए, यह जो जीन कैपिटल बी है, ये कैपिटल बी रिस्पॉन्सिबल है स्टार्च सिंथेसिस के लिए, और इसी कैपिटल बी की वजह से स्टार्च सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर स्टार्च का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होता है तो सीड का शेप कैसा होता है, राउंड, और वही स्टार्च का प्रोडक्शन अगर कम मात्रा में होता है तो सीड का प्रोडक्शन क्या होता है, व्रिंकल्ड। यानी कि सीड का शेप राउंड होगा या व्रिंकल्ड होगा, यह डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च डिपेंड करता है डोमिनेंट बी और रिसेसिव बी पर। तो यहां जो बी है वो दो कैरेक्टर को डिसाइड किया, किसको, सीड शेप को और स्टार्च सिंथेसिस को। तो यह जो कैपिटल, यह जो बी जीन है वो कौन सा जीन कहलाएगा, प्लियोट्रोपिक जीन। आइए इसको हम आगे भी बढ़ाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जरा देखिएगा। अब हम लेते हैं प्योर कैपिटल बी और इनका क्रॉस कराते हैं प्योर स्मॉल बी के साथ। मैटर तो समझ में आ गया है, कैपिटल बी स्टार्च का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में, सीड का से राउंड। स्मॉल बी स्टार्च का प्रोडक्शन लेस अमाउंट में, सीड का से व्रिंकल्ड। इनको हम क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो आप ये पैरेंट को क्रॉस कराइएगा कि यहां पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोस कंडीशन कितने हैं, 0। तो हमने बताया था कि गैमेट का एक फार्मूला होता है 2 to the power n, where n equal to number of heterozygous condition। यहां 2 to the power 0 होगा, तो गैमेट क्या होगा, 1, वो भी कैपिटल बी और स्मॉल बी और स्मॉल। आप इसको क्रॉस कराइए, यही आपको F1 जनरेशन मिलेंगे। इस F1 जनरेशन में दो बातें हैं। सबसे पहली कि अगर हम सीड की शेप की बात करें, किसका बात करें, सीड का शेप का, तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले हैं उन सबके सीड का शेप क्या होगा, राउंड होगा। क्या होगा, राउंड होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि यह कैपिटल बी जो जीन है वो दो कैरेक्टर को प्रभावित कर रहा है। यदि हम एक कैरेक्टर की बात करें तो प्योर ब्रीड राउंड और प्योर ब्रीड व्रिंकल्ड की अगर हम बात करें तो यहां से F1 जनरेशन के सारे प्लांट के सीड का शेप क्या होंगे, राउंड। लेकिन दूसरा यहां ये भी है कि कैपिटल बी स्टार्च का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करता है और स्मॉल बी स्टार्च का प्रोडक्शन कम मात्रा में करता है। तो जब F1 जनरेशन को आप देखिएगा, ये जहां की एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी है तो स्टार्च का प्रोडक्शन मीडियम अमाउंट में होगा। क्या होगा, मीडियम अमाउंट में। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट छिपा है। उसके बाद F1 जनरेशन को जब हम क्रॉस कराएंगे, ये क्या हुआ, F1 जनरेशन। तो आप कितने क्रॉस आप किए कि आप समझ सकते हैं कि कैसे होगा। इनके गैमेट को सेपरेट कीजिए। तो F2 जनरेशन में यह 4 प्लांट्स मिले।
अब F2 जनरेशन में अभी एक कैरेक्टर की मैं बात करता हूं। F2 जनरेशन में यह जो प्लांट है इसका सीड का शेप क्या होगा? राउंड। यह जो दो प्लांट है इनके भी सीड का शेप क्या होगा? राउंड। और यह जो एक प्लांट है इसके सीड का शेप क्या होगा? व्रिंकल। क्या होगा? व्रिंकल। ये सीड शेप का बात हुआ, लेकिन दूसरे कैरेक्टर स्टार्च सिंथेसिस पर जरा आइए। यहां पर ये दोनों के दोनों कैपिटल भी है, तो यहां लार्ज अमाउंट में स्टार्च का सिंथेसिस होगा। यहां एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी है, तो यहां क्या होगा? इंटरमीडिएट अमाउंट में स्टार्च का सिंथेसिस होगा। और यहां दोनों के दोनों स्मॉल बी है, तो स्मॉल अमाउंट में स्टार्च का सिंथेसिस होगा। आपने देखा? अब अगर आप एक कैरेक्टर को लेकर के चलो, यानी कि सीड का शेप, तो एक कैरेक्टर को आप लेकर के चलते हो, तो मेंडल साहब का लॉ यहां पर सही है। उन्होंने जो कहा था वो सब चीज मिल रहा है। यानी कि अगर आप सीड के शेप को लेकर के चलिए, तो यह जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेट है। जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी के ऊपर क्या है? डोमिनेट है। कब? जब आप सीड के शेप वाले कैरेक्टर को लेकर के चलते हो तब। क्योंकि आपने देखा कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट के सीड के शेप क्या है? राउंड है। लेकिन वही अगर आप स्टार्च सिंथेसिस का बात लेकर के चलिए, तो यह दोनों अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था कि क्या, कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें दोनों एलील इंडिपेंडेंटली अपना फेनोटाइप शो करेंगे, लेकिन जब वो एक साथ आएंगे तो एक इंटरमीडिएट फेनोटाइप शो करेंगे। यहाँ कैपिटल बी और कैपिटल बी दोनों है, कैपिटल बी और कैपिटल बी दोनों है, तो स्टार्च का सिंथेसिस लार्ज अमाउंट में है। स्मॉल बी है, तो स्टार्च का सिंथेसिस लेस अमाउंट में है। लेकिन जब कैपिटल बी और स्मॉल बी एक साथ आया, तो स्टार्च का सिंथेसिस किस अमाउंट में है? मीडियम अमाउंट में। किस अमाउंट में है? मीडियम अमाउंट में। यानी कि अगर आप सीड के शेप को लेकर के चले, तो यह क्रॉस लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखाता है। लेकिन वही अगर आप स्टार्च सिंथेसिस को लेकर के चलिए, तो यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिखाता है। अब आप कहोगे कि सर इससे हम क्या समझें? तो यह एनसीईआरटी का एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। एनसीईआरटी में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, यहां पर देखिए जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फेनोटाइप पर, आप कैसा फेनोटाइप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर आपने यहाँ फेनोटाइप सीड का शेप लिया है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लेकिन अगर आपने फेनोटाइप स्टार्च सिंथेसिस लिया है, तो यह क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। समझ में आया? तो यह एक बात है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, कि कब कोई लॉ ऑफ डोमिनेंस शो करेगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस शो करने के लिए डिपेंड होता है जीन प्रोडक्ट पर और आपने कौन सा फेनोटाइप लिया है उस पर। राउंड यानी कि सीड का शेप लीजिएगा तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहा है। लेकिन वही अगर स्टार्च सिंथेसिस को लीजिएगा तो यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो आपने देखा कि कैसे गार्डन की प्लांट का एक जीन सीड के शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और स्टार्च सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और मैंने यही न बताया था कि जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करे तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। और भी मैं प्लियोट्रॉपिक जीन का आपको एग्जांपल बताता हूं। प्लियोट्रॉपिक का जो दूसरा एग्जांपल है वो कॉटन प्लांट से। किससे है? कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट का एक ही जीन डिसाइड करता है लेग्ड फाइबर्स को, वही जीन डिसाइड करता है हाइट ऑफ द प्लांट, वही जीन इन्फ्लुएंस करता है नंबर ऑफ ओव्यूल्स को।
ऑफ बॉल्स को। यहां आपने क्या देखा कि कॉटन प्लांट का एक ही जीन इस 4 कैरेक्टर को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये वो जीन कौन सा जीन हुआ, प्लियोट्रोपिक जीन। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का एक ही जीन व्हाइट आई कलर म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वही जीन ड्रोसोफिला के अंदर डीपिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये तो इंपॉर्टेंट है। और वही जीन ड्रोसोफिला के फर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वही जीन ड्रोसोफिला के लॉन्गेविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ एक जीन कितने कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 4 कैरेक्टर के लिए। लेकिन यहाँ याद रखना आप दो को कि ड्रोसोफिला के अंदर जो जीन व्हाइट आई कलर म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही जीन इसके बॉडी के अंदर डीपिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और जो अगला एग्जांपल है प्लियोट्रोपिन वुमेन से है। वहां प्लियोट्रोपिन वुमेन में एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये तीनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में। यहां मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में। तो आपको मैंने यह बताया प्लियोट्रोपिक और फिलियोट्रोपी के बारे में। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताई है वो मैंने यह समझाने की कोशिश किया है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फेनोटाइप लिया है और जीन प्रोडक्ट क्या है। और उसी कंडीशन में मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के बताया है गार्डन पी प्लांट के एक ही जीन जो 2 फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप उनको क्रॉस कराते हो और उनके क्रॉस में यदि आप सीड को सेप को लेकर के चलते हो तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। जबकि वही अगर आप स्टार्च सिंथेसिस को लेकर के चलते हो तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। आइए अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। सबसे पहली बात है कि जीन इंटरेक्शन हम कहते किसको है। तो अगर आप हमसे डिफिनीशन की बात करो, डिफिनीशन, अगर जीन इंटरेक्शन की डिफिनीशन की बात करो तो ये क्या है, इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलील, या एक एलील का इन्फ्लुएंस है ओवर अनदर एलील, किसी दूसरे एलील के ऊपर। एक एलील का किसी दूसरे एलील के ऊपर इन्फ्लुएंस, और वो एलील किसका होगा, या तो सेम जीन का या डिफरेंट जीन का। यानी कि सेम जीन के एलील या डिफरेंट जीन के एलील, जो 2 एलील हैं उसमें से एक का दूसरे के ऊपर जो प्रभाव होगा उसी को हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल लेता हूं। यह जो जीन इंटरेक्शन है वो 2 प्रकार के होते हैं। इंट्राजेनेटिक और इंटरजेनेटिक। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इंट्रावर्ड और इंटरवर्ड का मतलब क्या होता है। जब किसी के अंदर की बात करें, सपोज अगर आपसे मैंने पूछा कि इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस, तो एक सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको हम इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। तो वर्ड इंट्रा का मतलब होता है किसी के अंदर, यानी कि यहाँ यूनिट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इंटर का मतलब होता है 2 के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि 2 सेल के बीच का जो स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर। तो जब बात इंट्रा की आती है तो वहां 1 होता है, और जब बात इंटर की आती है तो वहां 2 होता है। मैंने बताया कि यह 2 टाइप के होते हैं, इंट्राजेनेटिक इंटरेक्शन और इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन। यहाँ वर्ड इंट्रा है, क्या है, इंट्रा। और मैंने बताया कि इंट्रा का मतलब एक, यानी कि यहाँ क्या होगा, सेम जीन, क्या होगा बाबू, सेम जीन। और इंटर यानी कि 2 के बीच में, यानी कि क्या होगा,
डिफरेंट जीन। इंट्राजेनेटिक इंटरेक्शन में एक जीन होगा सेम जीन, और इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन में दो जीन होंगे डिफरेंट जीन। अब आपको मालूम है कि एक जीन के जो दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं उसको एलील कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एलील। तो इंट्राजेनेटिक का डिफिनेशन क्या हुआ? द इंटरएक्शन और द इन्फ्लुएंस, द इंटरएक्शन और द इन्फ्लुएंस ऑफ अ एलील ओवर अनदर एलील ऑफ द सेम जीन। एक जीन का एक एलील का दूसरे एलील के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होगा, जो इंटरएक्शन होगा, उसको हम इंट्राजेनेटिक कहते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि यहाँ जो इंटरेक्शन है वो दो एलील के बीच में है। क्या है? दो एलील के बीच में है, इसीलिए हम इसको एलेनिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। बात समझ में? बात क्लियर है? अब सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं। यह दोनों क्रोमोसोम नंबर 5 और यहां एक एलील है और यहां एक एलील है। इन दोनों एलील के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इन दोनों एलील के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, यह दोनों एलील एक ही जीन के हैं। इन दोनों एलील के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंट्राजेनेटिक इंटरेक्शन या एलेलिक इंटरेक्शन। यानी कि हमेशा याद रखना कि इंट्राजेनेटिक इंटरेक्शन या एलेलिक इंटरेक्शन सेम लोकस पर होता है। क्या होता है? सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बात करते हैं इंटरजेनेटिक की। तो सबसे पहली बात है कि जीन डिफरेंट है। क्या है? जीन डिफरेंट है। एलील किसको कहते हैं? एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। क्या यहाँ पर एक जीन है? नहीं, दो डिफरेंट जीन है। तो जब दो डिफरेंट जीन है तो क्या यह एलील कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। इसीलिए इंटरजेनेटिक को हम नॉन एलेलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन को हम नॉन एलेलिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। एग्जांपल समझिए। सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 5 और यहां क्रोमोसोम नंबर 7 है। इस क्रोमोसोम नंबर 5 पर यहां दो एलील है और क्रोमोसोम नंबर 7 पर यहां दो एलील है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, सबसे पहली बात, क्या यह एक जीन है? नहीं, जीन है, दो जीन है। इंटरेक्शन कैसा है? दो डिफरेंट जीन के बीच में है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन। और एलील किसको कहते हैं? एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म के। ये एक दूसरे जीन का डिफरेंट फॉर्म है और यह एक दूसरे जीन का डिफरेंट फॉर्म है। दो डिफरेंट जीन के यह है, तो इनको हम एलील नहीं कहेंगे। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। तो डिफिनेशन क्या हुआ? It is the interaction between allele of two different gene, और यह हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट लोकस पर होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट लोकस पर होंगे। तो यह हुआ इंट्राजेनेटिक और इंटरजेनेटिक या एलेलिक या नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। अब आपने जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, आपको मैंने जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने क्या देखा था कि दो एलील थे। क्या थे? दो एलील थे और दोनों एलील जब एक साथ आते थे यानी हेटेरोजाइगस फॉर्म में, तो अपना एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर एक्सप्रेस करते थे। तो वहां जो इंटरेक्शन था वो एक जीन के दो एलील के बीच में था। यानी कि आपने जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था वो किसका एग्जांपल है? इंट्राजेनेटिक इंटरेक्शन या एलेलिक इंटरेक्शन का। कोडोमिनेंस भी किसका एग्जांपल था? इसी का। मल्टीपल एलेलिज्म भी किसका एग्जांपल है? इंट्राजेनेटिक का। एक ही जीन के 3 डिफरेंट एलील थे और उनके बीच में इंटरेक्शन हम लोग देखे थे। तो एक ही जीन के
लिथल जीन और इंटरजेनेटिक या नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। तो इसके एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री जीन, मैंने आपको अभी ये सब एग्जांपल नहीं पढ़ा है, इसलिए इनके एग्जांपल हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। मैं जब टॉपिक शुरू करूंगा, जैसे सपोज मैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ाना शुरू किया, तो मैं बता दूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है या इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन है। उसी तरह से दूसरे एग्जांपल की बात करो तो सप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, एपिस्टाइटिस, ये सब किसके एग्जांपल है? इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन के। आई होप आज के आपको यह दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में। और मैंने आपको बताया कि यह कॉम्प्लीमेंट्री जीन किस प्रकार का इंटरेक्शन है, इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन है। एक बात मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ, जरा गौर कीजिएगा कि जो इंट्राजेनेटिक इंटरेक्शन है, जो इंट्राजेनेटिक इंटरेक्शन है, वो इंट्राजेनेटिक इंटरेक्शन में जितने भी आप एग्जांपल पढ़े हो और जिनके रेशियो की आप बात किए हो, वो मोनोहाइब्रिड से समवॉट रिलेटेड होंगे। किससे? मोनोहाइब्रिड से। मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी रेशियो बताया, कोडोमिनेंस का भी रेशियो बताया, मल्टीपल एलेलिज्म का भी रेशियो बताया। वो सब समहाउ किससे रिलेटेड होते हैं? मोनोहाइब्रिड से। लेकिन इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन जो है वो रिलेटेड होंगे किससे? डाइहाइब्रिड से। यानी कि यहाँ पर इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन के जो भी एग्जांपल होंगे वो कंपेयर होंगे डाइहाइब्रिड रेशियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन के जो कि एग्जांपल है